बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह गुज़ीनों का एहतराम या हिंदू मुसलमान। जी हाँ, शहरियत तरमीमी बिल लोकसभा में 9 दिसंबर को कल आसानी से पास हो गया और अब मोदी हुकूमत इसको राज्यसभा में पेश करेगी बुध के रोज। बिल के फेवर में जेडीयू, शिवसेना, बीजेडी और नॉर्थ ईस्ट की जमातों के साथ आने की वजह से सरकार को बिल पास कराने में लोकसभा में कोई बड़ी दिक्कत पेश नहीं आई। लोकसभा में इस बिल के फेवर में 311 वोट पड़े थे, जबकि मुखालफत में 80 वोट पड़े। अब मोदी सरकार की राह राज्यसभा में भी आसान मानी जा रही। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह यह हो सकती है कि लोकसभा में सपोर्ट करने वालों की ताकत जो कि राज्यसभा में भी अगर साथ दे सकते हैं तो फिर यहां भी आसानी हो जाएगी। इस बीच कल बहस के दौरान कांग्रेस से कई सियासी जमातें बिल को लेकर बरहम नजर आईं। कांग्रेस के साथ साथ कई सियासी जमातें बिल को लेकर बरहम नजर आई थी। अगर हम बात करें ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो इसके मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तो बिल को हिंदुस्तान को तोड़ने वाला करार देते हुए इसकी कॉपी लोकसभा में फाड़ दी थी और उनकी दलील थी कि महात्मा गांधी ने भी साउथ अफ्रीका में नेशनल रजिस्टर कार्ड को मुखालफत में ऐसे ही फाड़ दिया था। और बात अगर हम राज्यसभा की करते हैं तो बुध को सरकार के लिए यहां पर भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी अगर लोकसभा में हिमायत करने वाली पार्टियां यहां भी साथ आ जाएं तो। पिछले 2 सालों में बीजेपी और एनडीए की ताकत राज्यसभा में बेहतर हुई है। राज्यसभा में कुल मेंबर 245 हैं, लेकिन 5 सीटें खाली हैं, जिसके चलते मेंबरान की तादाद 240 है। मतलब यह कि अगर ऐवान के सभी मेंबर वोटिंग करें तो अक्सरियत के लिए 121 वोटों की जरूरत होगी। सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर लोकसभा में हिमायत करने वाली पार्टियों को राज्यसभा के नंबर के हिसाब से देखें तो यह तादाद 121 हो जाती है। बीजेपी ने 10 और 11 दिसंबर को अपनी पार्टी के राज्यसभा मेंबरों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। अगर वोटिंग के दौरान कुछ मेंबर वॉकआउट कर जाते हैं तो अक्सरियत के लिए यह तादाद और कम हो जाएगी, तो सरकार को और आसानी हो सकती है सिटीजन अमेंडमेंट बिल, शरीयत तरमीमी बिल को यहां से भी पास कराने में। तो मैं कुछ रद्दअमल आपको दिखाना चाहूंगा, उसके बाद हम अपने 5 सवालों की तरफ आते हैं। चलिए पहले 5 सवाल ही आपके साथ रखता हूं। हमारा आज का पहला सवाल है कि ये शहरियत पर डर कौन फैला रहा है। कल से इस पर बहस चल रही है, हालांकि लोकसभा में पास हो गया, लोकसभा में भी इसकी मुखालफत देखने को मिली, आज भी तरह तरह के रद्दअमल आए, तो शहरियत पर डर कौन फैला रहा है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, लोकसभा में पास होने के बाद क्या राज्यसभा में भी आसान होगी बिल की राह, इसको देखना बहुत जरूरी है, बात करना बहुत जरूरी है। तीसरा, पनाह गुज़ीनों का एहतराम या फिर हिंदू मुसलमान। आपने देखा पनाह गुज़ीनों के सम्मान यानी कि शरणार्थियों के सम्मान की बात कहते हुए अभी 2-3 दिन से अगर हम देखें तो इस देश में हिंदू मुसलमान बहुत हुआ है। सोशल मीडिया पर भी हिंदू मुसलमान बहुत चल रहा है, तो ये एक अलग मौजू और एक अलग मौका, एक अलग बात है, लेकिन हिंदू मुसलमान क्यों इसमें बार बार आ रहा है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। चौथा सवाल, क्या शहरियत तरमीमी कानून पर सभी अपनी सियासत नहीं चमका रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, वो खुलकर कह रहे हैं, वो अपनी चुनावी रैलियों में भी कहते रहे हैं, तो क्या दूसरी सियासी जमातें भजन करने आई हैं, वो भी अपने ढंग से इस पर राजनीति कर रही हैं, एक तबके को डराने की कोशिश कर रही हैं, उसकी बात करके अपनी सियासत चमका रही हैं, उस सियासत को भी देखा जाना चाहिए। 5वां सवाल, राज्यसभा में नंबर गेम किसके साथ, इस पर भी थोड़ा सा तकनीकी बात करने की जरूरत है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं, आइए उनका तारुफ करा दूं। अब से थोड़ी देर पहले हम लोग फेसबुक भी लाइव थे, आप लोगों के भी सवाल हैं कुछ, वो सवाल भी मैं रखना चाहूंगा अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के सामने। आइए हमारे मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते हैं। परविंदर सिंह जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप नेशनल फ्रंट ऑफ सिख सोशल जस्टिस के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। सर खैर मकदम है आपका, और उन लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, सभी के लिए, सिख हजरात के लिए, हिंदू हजरात के लिए भी, जो पाकिस्तान से यहाँ पर चले आते हैं प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के, उनके लिए काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको आज अपने साथ रखा है, आप असलियत बता पाएंगे कि क्या होता है दरअसल। मेरे साथ मोहम्मद इम्तियाज साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हैं, तेजी से उभर रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर अपनी बड़ी गिराकद खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त संजीव कौशिक जी हैं, इनको आप अलग अलग टेलीविजन चैनल पर देखते हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। और मेरे साथ फिरोज बख्श साहब भी जुड़ गए हैं, चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के। सर खैर मकदम है आपका। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं।
और सबसे पहले मैं संजीव कौशिक जी आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ कि लोकसभा में तो ये पास हो गया, विपक्ष की कुछ पार्टियां जो कि कांग्रेस के साथ सरकारें चला रही हैं या उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बिल का समर्थन किया है लोकसभा के अंदर में। अब राज्यसभा में परीक्षा है, इम्तिहान है, और आंकड़े जैसा कि मैंने बताया, अगर वो वहां काम कर गए तो वही यहां भी काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह भी है कि आप लोग मतलब अपोजिशन क्यों लोगों को डराने की फिराक में रहता है? शहरियत के नाम पर यह खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है? इमरान भाई, संभव है कि लोकसभा में पास हो गया हो बिल, और तो राज्यसभा में भी थोड़ी सी तिकड़मबाजी के साथ साथ इसे भी निकाल लिया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये बिल जब इन दोनों जगहों से निकल के बाहर जाएगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके फंस जाना है। इसको कई सवाल है जो इससे पैदा होते हैं, और जवाब तो ढूंढना पड़ेगा, सरकार को भी ढूंढना पड़ेगा जिस तरह की राजनीति करी जा रही है। आपने सवाल किया कि शहरियत की बात कर रहे हैं कि लोगों में कंफ्यूजन की जो स्थिति है, शुरुआती दौर से ही हम देख रहे हैं। मुझे संजीव कौशिक जी से इतना बता दीजिए कि इस देश के मुसलमान को क्या तकलीफ होगी? असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस के लीडर और दूसरी सियासी जमातों के लीडर मुसलमान डट रहे हैं। इस देश का जो मुसलमान है उसको क्या तकलीफ है इस बिल के आ जाने से, ये मुझे बता दीजिए। जब वजीर दाखिला अमित शाह खुद कह रहे हैं इस देश के मुसलमान से इसका क्या लेना देना है, वो तो सुरक्षित है। राज्यों के लोगों ने यदि इस तरह से जो भी घुसपैठिए थे उनको निकालने की बात की, जिसपे हमारे देश के गृह मंत्री ने बड़े जोर से चुन चुन के बाहर निकालने की बात लगातार आप सुनते चले आए हैं। जब हम ये सुनते थे कि चुन चुन के बाहर निकालने की बात होती थी, मेरे जहन में नहीं आता था कि चुन चुन के हिंदू और मुसलमान की बात वो कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल ये खड़ा कर रहा हूं कि यदि वो निकालने की बात कर रहे हैं तो जो भी घुसपैठी है उन्हें निकाल के फेंक दें, आप कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा। लेकिन जो एक बिल के तहत जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक विभाजन रेखा खींच करके आप किसी और को स्थापित करने की कोशिश करेंगे, और एक खास करके कौन कोशिश कर रहा है? सर, सरकार कर रही है। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि डराने वाले कर रहे हैं। सरकार कर रही है ना। सरकार ने क्या कहा? 6 साल बीत गए। कहा? सरकार 6 साल चल रही है, 6 सालों से। सरकार ने 6 सालों में 6 यदि किसी भी बांग्लादेशी या घुसपैठियों को निकाल के बाहर फेंकी हो। कुछ देर में आपके साथ जुड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ने वाले हैं, वो बेहतर होते तो जवाब हम उन्हीं से पूछते कि 600 को भी निकाल पाई है क्या 6 सालों में? सरकार नहीं निकाल पाई है। निकालना आसान नहीं है। आप राजनीति भले कर ले, आप भले मुंडी गिलने खड़ा करा के आप उनको लाइन में खड़ा करा दें, निकालना बहुत ही मुश्किल है। और जब आप निकाल नहीं पाएंगे तो ये कोरी कवायद किस लिए? केवल हिंदू और मुसलमान करने के लिए? आप बताइए ना। मैं पूछ रहा हूं, सवाल खड़ा कर रहा हूं कि जो अभी सीएबी की बिल की बात कर रहे हैं उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से वापस आए हुए प्रताड़ित जैन भी हिंदुस्तान में शरण लेंगे। अरे साहब, जैनों की संख्या कितनी है जरा बता दें आप। वहां एक भी जैन ही नहीं है। तो आप ऐसे लोगों के कम्युनिटी के लोगों मतलब आप ये चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाएं इन देशों के और आने दिया जाए? आप मत खोलिए। वो तो ये दलील देते हैं संजीव कौशिक जी की जब देश का विभाजन ही वजीर दाखिला खुद जब आप लोकसभा में कह रहे हैं कि जब देश का विभाजन ही कांग्रेस पार्टी ने मजहब की बुनियाद पर करवाने में सपोर्ट किया था, धार्मिक रूप से जब आजू बाजू में हमारे इस्लामिक रिपब्लिक है या इस्लामिक अक्सरियत वाले मुल्क है, मुसलमानों की अक्सरियत वाले, तो फिर मुसलमानों को यहां क्यों आने दें? बगल के पड़ोसी श्रीलंका में धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग नहीं है? श्रीलंका का तो इसमें जिक्र नहीं, अभी तो 3 देशों की बात है ना। आप उन 3 देशों की बात कीजिए ना, उसमें आगे देखा जाएगा। इसलिए आपने छाट दिया कि वहां मधेसी हैं, क्योंकि इसलिए आपने छाट दिया कि वहां से मधेसी हिंदू नहीं आएंगे। नहीं, वो भी हैं, लेकिन अभी श्रीलंका, नेपाल को मत जोड़िए। आप इन तीनों देशों की बात कीजिए सर, जिस पर बात हो रही है। म्यांमार, कहीं कि कहीं कंफ्यूजन जो आप क्रिएट कर रहे हैं, म्यांमार में धार्मिक रूप से जो वहां अल्पसंख्यक है वो प्रताड़ित नहीं है क्या? तो उन्हें क्यों नहीं जोड़ लिया आपने? अरे मैं 3 देशों की बात कर रहा हूं। अरे मैं खेत की पूछ रहा हूं, आप खलियान की तरफ निकल जा रहे हैं। मैं पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। यदि आपने पड़ोसी, अभी 3 देशों की बात हुई है जो भारत की सीमा, जो भारत से टूटे खासों से, उसमें से 2 भारत से बने हैं, और अफगानिस्तान भी कभी हिंदुस्तान का हिस्सा रहा होगा, और जहां पर अक्सरियत बहुत प्रताड़ित हुई है तालिबान के दौर में। बेहतर है कि देश की सरकार एक ऐसा कानून बनाए कि इन तीनों देशों में जो भी अल्पसंख्यक है उन सारे लोगों को बुला ले हिंदुस्तान में, और यहीं पे उनको रोजी रोटी के साथ जगह बना दे उनको। आप मजबूत कर रहे हैं उनकी स्थिति।
पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वहां जो लोग हिंदू हैं, जब से उनको जानकारी मिली है कि हमारे लिए भारत में एक जगह बनाया जा रहा है, अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में उन अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या होगी। वहां तो ऑलरेडी पहले से वो 2 दर्जे के थे, अब तो लोग और चाहेंगे कि लात से मार के इनको खदेड़ दें, हिंदुस्तान में जाए, इनका अपना वतन है। आप वहां की आपने कभी यूएनओ में इसके बारे में आवाज उठाया क्या अभी तक? म्यांमार में यदि मुस्लिमों की स्थिति खराब थी, टर्की ने आवाज उठाया? नहीं उठाया यूएनओ में। आपने उठाया कभी? आप बांग्लादेश को जाकर के 10 अरब डॉलर का सहायता राशि दे देते हैं, काबुल को जाके 3 अरब दे देते हैं, पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा लेते हैं और राजनीति करने के लिए हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करते हैं। ठीक है, आपके सवाल अहम है। शिवम, ये जो है ना कि लोकसभा में वजीर दाखिला कहते हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बिलखुसूस मुसलमान सुरक्षित हैं। चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि एक एक करके चुन करके भगाया जाएगा, निकाल जाए। ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की एक बड़ी वजह है। और उसके बाद जब दूसरी सियासी जमातें इस पर सवाल उठाती हैं तो आप कहते हैं कि ये लोग राजनीति कर रही हैं। ये कैसे चलेगा? बिल्कुल समझ में आना चाहिए इस बात का। आपने अगर ओवैसी जी की रैली की भाषा और संसद की भाषा देखी होगी तो आप ये समझेंगे कि ये तो आदमी दूसरे हैं। एक आदमी को अगर इस देश में छोड़ दे, राहुल गांधी, उनकी भाषा हर जगह कंफ्यूजन में रहती है, जो अपने आप को सबसे अलग बताते हैं, राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, वो भी वही हरकत करेंगे। इस देश के गृह मंत्री ने बिल्कुल साफ किया है बार बार कि इस देश के जो नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी तबके के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ये जो डराने वाले लोग हैं, संजीव कौशिक से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, इनसे जरा बच के रहें, क्योंकि ये आपको समय समय पर कहेंगे। देखिए डरिए, जरा डरिए, ये खतरनाक है सरकार। अब मैं जवाब दे, संजीव जी आपने 5 मिनट लिए, थोड़ा सा आपकी बातों का जवाब दे देता हूं। पहला, आपने कहा कि इन 6 सालों में आपने 6 भी निकाले, क्या बताइए? होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का बयान तारीख के साथ आपको यूट्यूब से निकाल कर दे दूंगा। बाकायदा उन्होंने पटल पर कहा है कि 1400 निकाले हैं, और कांग्रेस ने भी निकाले हैं। मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस ने भी निकाले हैं। ये सिलसिला हमेशा से चलता रहा है। लेकिन अब आ जाते हैं धार्मिक उत्पीड़न पर। इस पूरी दुनिया में जब हम बात कर रहे हैं, हर एक साल में 60,000 हिंदू गायब हो जाता है। साहब, गायब का मतलब ये समझिए, या तो वो कन्वर्ट कर दिया जाता है या मार काट दिया जाता है। बस 2 ही ऑप्शन होते हैं उसके खिलाफ। अब थोड़ा सा डेटा और पढ़ लेता हूं, मुझे लगता है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन प्लीज थोड़ा सा समय दीजिएगा। पाकिस्तान में 1947 में 15% हिंदू थे। 1998 की जनगणना में 1.6% रह गए। अफगानिस्तान में 1970 में 7,70,000 थे और 2017 में मात्र 7,000 रह गए। बांग्लादेश में 22% थे, 2011 में 9.5% रह गए। क्या बात कर रहे हैं आप भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? और कौन से सेक्युलरिज्म और उसकी बात कर रहे हैं? देखिए, आप लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन की टेक्निकल बात सुन लीजिए सर, काम आएगी आपके आगे भी डिबेट में। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी क्या है, अब अगर इस बिल में, आप मुझे एक चीज बताइए, अब अगर इस बिल में आप मुस्लिम्स को भी ऐड कर देंगे तो इस देश में फिर उस लिहाज से तो कोई रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिया है ही नहीं। अगर इस देश में आतंकवादियों और घुसपैठियों को भी आप नागरिक बना देंगे तो फिर घुसपैठिया बचा कहां? मतलब देश को खतरा ही नहीं है। कैसा लॉजिक आप लगाते हो? और इस देश का मुसलमान, ये लॉजिक है, देश में रहेगा, उनको कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है, उनको कोई क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है, वो इसी देश में रहेंगे। क्या लॉजिक है शिवम की बाकी जो गैर मुस्लिम है उनमें से कोई घुसपैठिया या इस तरह का दरअंदाज या खतरनाक नहीं हो सकता? देखिए, ये क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है? ये कौन तय करेगा? आपको क्या लगता है कि सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? कि भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार के लोग बस भर के लेकर जाएंगे और उधर से बस भर के ले आएंगे? भाई साहब, देयर इज अ लीगल प्रोसीजर फॉर दैट। आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक, बैकग्राउंड चेक से लेकर सारी चीजें होती हैं, उस आधार पे लोगों का परसिक्यूशन होता है। और ये इस देश की कहानी नहीं है, इजराइल में भी ऐसा ही होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो मॉस्को लगातार कर रहा है वहां पर भी इसका एक प्रॉपर तरीका, प्रॉपर चैनल, और इसमें हायर स्तर के लोग इन्वॉल्व होते हैं, हाईएस्ट लेवल के अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं कि कोई भी गलत व्यक्ति इस देश में, जी, इस देश में कोई गलत आदमी ना आ जाए। तो ये जिम्मेदारी अब सरकार पर छोड़िए, लेकिन लोगों को झूठ बोलना, बरगलाना, टीवी पर बैठ कर नहीं, इजराइल में भी ऐसा होता है। आप इजराइल बनने की कोशिश में बिल्कुल नहीं कर, आप इजराइल बनने की कोशिश में है तो सूरीनाम और बिल्कुल नहीं बन सकता। जहां जहां हिंदू और उनको भी लाइए। मैं आपको सूरीनाम में और जो दूसरे और भी बता रहा हूं, जहां पर इजराइल बनने की भारतीयों की तादाद ज्यादा है, जो भारत से गए उनको भी ले आइए। हमारा संविधान इतना मजबूत है, हमें किसी देश के लिए, देश को मॉडल देखने की जरूरत नहीं है, हमें किसी इजराइल को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। परमिंदर जी, आपके पास आना चाहूंगा।
सिख भी बड़े प्रताड़ित हुए पाकिस्तान से, और अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में आ जाते हैं यहाँ पर, तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं, फिर यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, ये भी देखा गया है। कैसे देखते हैं, क्या ये सही हो रहा है, ये राहत वाली बात है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, घुसपैठिए और जो शरणार्थी जो धार्मिक उत्पीड़ना की वजह से यहाँ आए हैं, उसके लिए बिल लाया गया है। इस बिल के अंदर एक कॉन्टिन्यूशन है। जो पहले एक पॉलिसी आई थी कि 2014 से पहले जो व्यक्ति आए हैं उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। जो माइनॉरिटीज में इन 3 देशों के अंदर लोग हैं जो धार्मिक उत्पीड़ना की वजह से यहाँ पे आए हैं, पहले वो 11 साल था, उसमें रिलैक्सेशन देके अब 6 साल कर दिया गया है, और 1 साल से कॉन्टिन्यूसली वो यहाँ रह रहे हैं। उनको एक ये जो बिल है सिटीजनशिप अप्लाई करने की एक अथॉरिटी देता है। उसके बाद एक प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, जैसे शिवम जी ने कहा कि उनकी सारी ऑथेंटिक चेकिंग होगी कि उनका कोई बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद सरकार तय करेगी कि इनको सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी। देखिए, आप पूरे संसार को पता है इन कंट्रीज के अंदर माइनॉरिटीज की जो पहले जनसंख्या थी वो पहले 18 से 24% थी, अब 1.5 से 2.5% रह गई है, और वहां पे एक कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा इशू है। और वहां के जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हिंदू हैं वो वहां पे कुंभ के मेले के बहाने दिल्ली आए यहाँ पे, क्योंकि उनको यहाँ आना ही नहीं दिया जाता, वीजा ही नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा हम कुंभ की यात्रा के लिए आएंगे, और एक बहुत बड़ी संख्या में हिंदू आए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ भीख मांग लेंगे लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और वो कैंपों में रह रहे थे। लेकिन सर, एक इसको भी तो समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, समझ गए हम। वहां पर अल्पसंख्यकों की जैसी भी स्थिति है, फेल स्टेट है। अब होगा ये कि यहां से अगर इस तरह का मैसेज जा रहा है तो वहां से लोग बड़ी तादाद में आने की, वहां कौन रहना चाहेगा? नहीं, ये बिल उनके लिए नहीं है सर, ये बिल उन लोगों के लिए है। वो कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में उनको शहरियत मिल जाए, वो बड़ी तादाद में आएंगे। सर, ये बिल उन्हीं लोगों के लिए है जो 6 साल से यहाँ पे आना जाना है और 1 साल से कॉन्टिन्यूसली रह रहे हैं। जो नया आदमी आ रहा है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये देखिए, कोई भी कंट्री जो है पूरे संसार के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स को अलाउ नहीं करती, और शरणार्थी का जो मुद्दा है पूरे संसार का मुद्दा है। और लेकिन ये जो देश में जिनको धार्मिक उत्पीड़ना की वजह से सताया जा रहा है, उनको हमारा देश संरक्षण दे रहा है, उनको अपने देश में रहने की अनुमति दे रहा है। ये एक मानवता का काम है, ये ह्यूमन राइट्स की बात है। वो कहां जाएंगे? अपने देश वापस आएंगे। आ रहा हूं फिरोज बख्श साहब, मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को डरने की क्या जरूरत है? चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या दूसरी सियासी जमातें, वो ये माहौल बना रही है कि ये बीजेपी के लोग या मौजूदा हुकूमत ये अपने एजेंडे पर काम कर रही है, आपको तंग कर रही है, किसी ना किसी रूप में आपको तंग कर रही है, 2ym दर्जे का आपको शहरी बना देगी, और ये परसेप्शन बार बार बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में भी कैसे देखें? नहीं, देखिए, अच्छा सवाल है आपका डॉक्टर इमरान। क्या है, देखिए कि मैं किसी पॉलिटिकल ब्रीफ को लेके नहीं चलूँगा। मैं वो बात करूँगा जो कोशिश करूँगा, हक की बात है, और जो मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से एनआरसी को और सीएबी को लेकर के। देखिए, क्या है कि जब भी कोई मूव होता है, थोड़ा सा मुझे वक्त देंगे और बीच में मैं चाहूँगा कि कोई इंटरफेयर ना करे, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मामला हो, या उससे पहले जब ऐसा था कि लोग कह रहे थे अगर मोदी जी आ गए तो सारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर देंगे और मुसलमानों की मारकाट होगी, ये होगा वो होगा। ये इस तरीके से कह करके ऑपोजिशन के ज़रिए पूरी एक कम्युनिटी को डरा दिया गया और डराया जाता रहा है। तो खैर ये कि हालांकि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरती है। वो किसी मोदी से, किसी सोनिया से, किसी मुलायम से, किसी मायावती से, किसी ममता से, किसी से नहीं डरती सिवाय अल्लाह के। और अगर कोई मुसलमान इनमें से किसी से डरता है तो मुसलमान नहीं है, माफ़ कीजिएगा। तो ये जो इस तरह का है, अब मैं आपके मुद्दे पे आऊँगा, एनआरसी को लेकर के और ये जो सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल है इसको लेकर के एक अजीब किस्म का माहौल बना दिया गया है। और अफसोस की बात यह है कि हम में से भी कुछ लोग और दूसरे भी हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हर चीज़ को अरे अल्लाह के वास्ते इस हिंदू मुस्लिम के जो ये जंजीर है से बाहर आओ। और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 9 नवंबर को हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम के इस झगड़े से, फसाद से बाहर आ गया। जो मंदिर मस्जिद का जो मामला था, बड़ा अच्छा फैसला था, लेकिन कुछ लोग इससे बाहर नहीं आना चाहते। मिसाल के तौर पर इन्होंने क्या किया, ओवैसी साहब ने, और इनकी नकल कई मैंने एक टीवी चैनल पे एक नौजवान को देखा कि उन्होंने भी अपने कागज़ लेके आए और उनको फाड़ दिया, कहना जी मैं इनको फाड़ता हूँ। अरे भाई, इसको फाड़ के आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं जिसको हिंदी में असंवैधानिक कार्य कहते हैं। इससे क्या होता है, देखिए, इससे जो हमारे बिरादरान वतन हैं, जो हिंदू हमारे भाई
भाई हैं, उनके अगर कुछ दरवाजे, चरमराते दरवाजे खुले होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। कहते हैं मुसलमान तो ऐसे ही हैं, ये तो कानून की इज्जत नहीं करते, तो कागज़ों को फाड़ रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा नुकसान ये लोग क्या कर रहे हैं, चाहे वो अमाइदे मुस्लिमीन हो, चाहे काबिरीन हो, चाहे आलिम उलेमाए दीन हो या इंटेलेक्चुअल्स हों, इन बातों से बचना चाहिए। अगर आप नकल कर रहे हैं, अगर आप तकलीद कर रहे हैं, तो खुदा के वास्ते ओवैसी साहब जैसे नेताओं की तकलीद ना करें, आजम खान जैसे लोगों की ज़बान ना बोलें। मैं बात पूरी कर लूं, अगर सुनिए एक मिनट, देखिए मैं मेरी बात पूरी हो जाए, तो मैं भी फाड़ता हूं। सुनिए मेरी बात सुनिए, ठीक है, आपको जो करना है करिए। ये कहना कि जी वो एक पैच ऑफ लैंड दे दिया गया 5 एकड़ का, तो जो है हम उसको लात मारते हैं। देखिए, दिलों में जगह बनानी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम बजाय दिलों में जगह बनाने के, दिल जीतने के, हम ऐसी बातें करके जो मतलब एक पुल बनने चाहिए, उसकी जगह को ख़त्म कर देते हैं। एनआरसी का अरे भाई, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान बहुत आराम से रह रहा है। प्याज का इतना मसला हुआ, अल्लाह का शुक्र है मेरे ख्याल से कोई भी मुस्लिम फैमिली ऐसे नहीं होगी प्याज वगैरह अपनी चटनी में ना खाई होगी। अल्लाह का शुक्र अदा करो, बहुत अच्छा मुल्क है, सैकड़ों ममालिक से बहुत अच्छा है। एनआरसी से कोई आंच नहीं आएगी किसी मुसलमान को। किसी ने कहा आर्टिकल 14 जो है उसको अफेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। हाँ, जो लोग, एक मिनट, बात खत्म हो गई। जो लोग गैर कानूनी तौर पर जो बाहर के घुसपैठी हैं, अभी हमारे सिंह साहब ने बात करी, जो घुसपैठी हैं उनको कोई हक यहाँ रहने का नहीं है। लेकिन अगर कोई घुसपैठिया है, बहुत दिन से रह रहा है, उसके लिए भी ट्रिब्यूनल है, कागजात लेकर के वो यहाँ रह सकता है। और होम मिनिस्टर ने बड़ा सफाई से कह दिया है, किसी मुसलमान को, किसी भी कौम के किसी आदमी को डरने की जरूरत नहीं है एनआरसी से। एक नेशनलिस्टिक ये कानून है। अगर डरते रहेंगे तो डरते रहिए, आपकी चॉइस है। ये आपके पास आना चाहूंगा, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप लोगों को ये समझा रहे हैं, बिलखुसूस मुसलमानों को, जैसा कि उनके बीच में माहौल बनाया जा रहा है या उनको कहीं ना कहीं उन्हीं का नाम लिया जा रहा है, आप उनको समझाते हैं या बताते हैं कि नहीं कि भाई ये एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट बिल CAB ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों के बारे में अच्छे से जान लीजिए। कभी ये दोनों हो सकता है कि जुड़े, आगे जाके जुड़े, इन द सेंस एक दूसरे के मददगार बने। उसके लिए आपको क्या कागजात रखने हैं, क्या अगर, क्योंकि एनआरसी तो पूरे देश में होगा, ये आप लोगों ने अब शुरुआत की है कि नहीं, कि आप लोग भी उसी गेम का हिस्सा हैं कि लोगों को बरगलाओ, भयभीत करो और मजा उठाओ? देखिए, शुक्रिया इमरान भाई। अभी मैं और जो भी वक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पे, उन तमाम लोगों की बात सुनी मैंने। आपने जो सवाल किया मुझसे कि आप भी उसी में से हैं, जो मैं खुद आपको बता दूं, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं। आप सोशल वर्कर हैं, इसलिए मैंने पूछा। एक सोशल एक्टिविस्ट हूं मैं, और मैं कोशिश करता हूं कि जो समाज में अच्छी बातें हों उसको बताना। मैं बीइंग ए मुस्लिम, खुद एक मुसलमान हूं, और मुसलमान होने के नाते थोड़ा जो अभी मुल्क में खौफ का माहौल बना हुआ है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लोग इस बात को कबूल करें या ना करें, गृह मंत्री साहब ने जो बोला था, इस बात को सब लोग जान रहे हैं कि एक खास तबके का नाम नहीं लिया उन्होंने, सबका नाम लिया कि सब कबूल है, लेकिन एक खास तबका कबूल नहीं है। ये लफ्ज गृह मंत्री साहब का था। उसकी वजह से मुसलमानों में खौफो हरास है। एक सच्चाई बहुत बड़ी है कि जो हकीकत में हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वो हिंदुस्तानी मुसलमान के पास कागजात या दस्तावेज की मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। मैं अपने मैसेज में तमाम लोगों को कहूंगा, जो हिंदुस्तानी मुसलमान या जो देख रहे होंगे लोग मुझको, एक बड़ी प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ, एक परेशानी क्या है कि मुसलमानों का नाम, इसलिए कि मैक्सिमम जगह जो तलफ़ुज़ का मसला है, ये आप समझ रहे होंगे, उसमें नाम में बहुत सारे फ़र्क हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, आपने देखा तलफ़ुज़ में जो फ़र्क आता है, गैन है, काफ है, शीन है, फे है, इस किस्म की चीज़ें की वजह से मैक्सिमम मुसलमानों में, मुझको लगता है 60-70% मुसलमानों के जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये एक बड़ा इशू है। मुझको लगता है कि अगर हुकूमत संजीदा है, अगर हुकूमत को लगता है कि ये सब को चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाना, इसको नोट कीजिएगा और हमेशा इस चीज़ को बाकी रखिएगा। ये बहुत अहम मुद्दा है कि छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से बहुत सारी परेशानियां हुई हैं, जो ऑलरेडी असम के एनआरसी में तकरीबन 4 लाख लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई है, ये फेस किया है लोगों ने। वो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, किसी का जैतुन निसा खान है तो किसी का जैतुन इन निसा हो गया। इस किस्म की परेशानियां जरूर है। अगर हुकूमत संजीदा है तो ये बड़ा मसला नहीं है। अगर हुकूमत संजीदा नहीं है और इन सब चीज़ों को बड़ा मुद्दा बनाएगी हुकूमत, तो शायद एक सोची समझी साजिश होगी है। अब रही बात मुसलमानों के डरने की,
जो लोग देखिए, आपने भी पर एक परसेप्शन तो बना रखा ना, एक पूर्वाग्रह बना रखा है। क्यों आप लोग इस तरह से मुसलमानों को बता रहे हैं भाई, जब ऐसा अभी किसी ने करने की कोशिश, वो जो आप 4 लाख लोगों की बात करें असम की, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो ये चुनावी जो लिस्ट होती है उसमें भी होती है, उस पर सवाल हुए, बहुत सारे सवाल हुए, वोटर लिस्ट में भी होती है। इमरान भाई, एनआरसी का एक्सटेंशन ये सीएबी है, हम आपको डिटेल्स दे आपसे और डिटेल। अब रही बात एनआरसी, ये सही कहा अभी संजीव भाई कह रहे थे कि एनआरसी का ही एक्सटेंशन सीएबी है। एक खास तबके को, एक आप देखिए बहुत बड़ी सच्चाई है कि एक खास तबका जो खौफ व हरास के माहौल में है, आप क्यों नहीं अपनी आवाज उठाते हैं कि आप लोग परेशान ना हो, एक खास तबके का नाम ले आप भाई। वजीर दाखिला बिलखुसूस मुसलमानों का नाम लेकर ऐवान में कह रहे हैं ना कि देश के मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं, वो सुरक्षित है। अब इससे बड़ी बात और क्या, कौन कहे? एक तरफ एनआरसी के मुद्दे पे आप बिलखुसूस ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसमें मुसलमान का नाम नहीं लिया उन्होंने, सारे तबके का नाम लिया सिवाय मुसलमानों के। तो इसका ख्याल रखना चाहिए। मैं हुकूमत पे कोई तनकीद नहीं करूंगा, मैं हुकूमत पे बहुत बड़ी तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि इन्हें एक बहुत बड़ी आबादी है इस मुल्क की, उस मुल्क की आबादी के जो हरासमेंट है, उस हरासमेंट को खत्म करना पड़ेगा। अब रही बात बाहर के लोगों की, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या दूसरे मुसलमान मुल्क अफगानिस्तान हो, हिंदुस्तान में आने की बात, तो थोड़ा सा तीखा लगेगा। यहाँ पे भाजपा के लोग भी हैं या जो लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो, जो हुकूमत के लोग हैं। एक तल्ख लफ्ज में इस्तेमाल करूंगा कि आज जो हिंदुस्तान की जीडीपी की हालत है वो बांग्लादेश से नीचे आ गई है। तो जो जीडीपी की हालत है, लोग अगर मुसलमान घुसपैठी हिंदुस्तान में क्यों आएगा? मुसलमान जाएगा कतर, क्यों जाएगा मस्कत, जाएगा ओमान, जाएगा सऊदी अरब। अगर मुस्लिम मुल्कों में ही जाने की बात करेगा तो हिंदुस्तान में क्यों आएगा मुसलमान? यहाँ की जीडीपी की हालत देखिए जो हुकूमत ने कर दी है। जीडीपी एक साथ 2-3 आपने तंज कर दिया, लेकिन मेरे उस सवाल का आपने नहीं, मैं आ रहा हूं सर, एक वक्फा मुझे लेना पड़ेगा। उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि एज अ सोशल वर्कर आप लोग क्या ये भ्रम जो मुसलमानों के बीच में उसको दूर करने का कोई काम कर रहे हैं क्या? ये नहीं पता, आप ये पूर्वाग्रह लेकर बैठे हैं, ये परसेप्शन लेकर बैठे हैं जो संजीव कौशल जी है, जो असदुद्दीन ओवैसी है, या जो कांग्रेस के लोगों ने क्रिएट किया है, उसको लेकर बैठे हैं लोग।